चलो बच्चों, इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मतलब सेकेंड बुक के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है, और कोई भी एग्जाम देंगे इसमें इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है। जैसे अभी तक आपने पहला चैप्टर पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसका वेटेज कम रहता है एग्जाम्स में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का भी वेटेज ठीक ठाक होता है, लेकिन इसकी तुलना में नहीं। इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, ठीक है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से मतलब आप मान सकते हैं कि कोई भी एग्जाम देंगे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना, ऐसा आप मान सकते हैं। बच्चों इसके अंदर सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो टेम्परेचर लिखिए क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है लिखिए। टेम्परेचर बेटा, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, ठीक है ना। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, ठीक है बच्चों। कूलनेस, हाँ बच्चों देखो इसमें स्केल, इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल पता भी होगा आपको, कुछ कुछ स्केल आपको पता है, नाम बताइए। सबसे पहले सेल्सियस तो सबको पता ही है, सेल्सियस, ठीक है। दूसरा फ़ारेनहाइट, हाँ फ़ारेनहाइट। तीसरा बेटा केल्विन, और बताइए। चौथा बच्चों एक और मैं आपको पढ़ाऊंगा र्यूमर, र्यूमर, ठीक है ना। आर आर ई यू एम ई आर, आर ई यू एम ई आर, रीमर। एक और स्केल होता है रैंकिन, ठीक है, रीमर और रैंकिन। लेकिन रैंकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन रीमर स्केल भी मैं आपको बताऊंगा। ये चार टेम्परेचर की स्केल है बच्चों, नया चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चार स्केल है बेटा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर। बच्चों इसमें आपको पता होगा कन्वर्जन, कुछ कुछ का कन्वर्जन आपको पता है। जैसे केल्विन और सेल्सियस का कन्वर्जन पता है आपको। केल्विन और सेल्सियस का क्या कन्वर्जन? सी प्लस 273.15, ठीक है, 273.15। बच्चों फ़ारेनहाइट का कोई बताएगा? फ़ारेनहाइट का बताओ, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन। 5/9 सही बात है, एकदम करेक्ट है। 5/9 सी प्लस 32। बेटा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशन होता है, 5/9 सी प्लस 32, ठीक है ना। फीवर किस में आता है? फ़ारेनहाइट में आता है, सेल्सियस में आता है, या केल्विन में आता है? सेल्सियस में तो फीवर नहीं आता ना। 104 डिग्री का बुखार सेल्सियस में आता है। अरे उबलने लग जाओगे, सेल्सियस में तो पानी उबलने लग जाएगा, तुम्हारा खून उबलने लगेगा, ठीक है ना। तो बच्चे नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है ना, इसी के नीचे नोट्स करके कुछ पॉइंट लिखेंगे, नोट करके। ये छोटा छोटा पॉइंट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे नोट लिखो और कुछ पॉइंट लिखो। नोट करके पॉइंट्स लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लिख लो। बाकी बताएंगे कन्वर्जन, बाकी का भी बताएंगे, चिंता मत करो। सबका बताएंगे कि आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर पाओ, उसकी आप चिंता मत करो। किसी को भी आप किसी में कन्वर्ट कर पाओ, हम सब कन्वर्जन बताएंगे। हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा इसमें सबसे पहला लिखो ओनली केल्विन स्केल, ओनली केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट स्केल। Only Kelvin scale is absolute scale. 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 Rest are relative. Rest are relative. Rest are relative. Rest are relative. देखो ऑप्शन देके डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा which one of the following is the absolute scale, ठीक है ना। तो केवल केल्विन। बच्चों ऐसा क्यों है? तो देखो मैं बताता हूँ। थर्मामीटर कैसे बना? तो देखो एक एग्जांपल समझने के लिए पहले क्या किया गया, आइस और वाटर का मिक्सचर लिया गया। आइस और वाटर का मिक्सचर बेटा हमेशा जीरो पे होता है। कैसे होता है तो आगे आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन अगर आइस और वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है ना, तो हमेशा उसका टेम्परेचर जीरो होता है। अब ऐसा नहीं कि डालने के तुरंत बाद, अगर आपने आइस डाला वाटर के अंदर और काफी लंबे समय बाद भी आइस और वाटर का मिक्सचर बचा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर हमेशा कितना होगा बच्चों? जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है? जीरो। अब बेटा क्या किया, यहाँ पे एक थर्मामीटर हमने लगा दिया। तो
तो थर्मामीटर लगा लिया, इसके अंदर मरकरी थर्मामीटर, तो यहाँ पे देखा कि अभी मरकरी यहाँ तक है, ठीक है ना, अभी मरकरी इस लेवल तक है। फिर बच्चों क्या किया, इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, मार्क लगा लिया, जहां पे मरकरी था वहां पे मार्क लगा लिया, फिर इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, ठीक है ना, तो बॉइलिंग वाटर में डाल दिया तो उसका फिर से मार्क नोट कर लिया कि मार्क यहाँ पे चला गया। तो बच्चों पहले मार्क यहाँ लगाया था, अब मार्क यहाँ लगाया, तो इसको इन्होंने बोल दिया, इसके बीच के डिस्टेंस को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको 0 कह दिया और इसको 100 कह दिया, तो एक ग्रेजुएशन क्या कहलाया, 0, ये मतलब डिग्री सेल्सियस कहलाया, एक वैल्यू क्या कहलाई, डिग्री सेल्सियस कहलाई। बच्चों जहां पे एक बार आइस और वाटर का मिक्सचर लिया, मरकरी जहां पे था मार्क बना दिया, बॉइलिंग वाटर का मिक्सचर लिया, जहां पे मरकरी ऊपर जाएगा एक्सपैंड करेगा, मरकरी जहां पे था मार्क बना दिया, और फिर उसके बाद उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को सेल्सियस कहा, ठीक है बेटा। तो इसमें जो ये सेल्सियस स्केल है, ये वाटर के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, वाटर के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो बेटा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दोनों फिक्स नहीं होता। जैसे आपने ये सुना ही होगा कि माउंटेन पे वाटर कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए ये स्केल इतने ट्रू स्केल नहीं माने जाते। इसीलिए केमिस्ट्री में भी जब आप कैलकुलेशन करते हो तो टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। तो केल्विन किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, तो वो वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे बेस्ड होता है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे बेस्ड होता है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे बेस्ड होता है, इसीलिए उसको ट्रू स्केल माना जाता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, देखो अभी बहुत जानना तो नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। ट्रिपल पॉइंट पे जहां पे ऑल थ्री एग्जिस्ट, ऑल थ्री स्टेट, ऑल थ्री स्टेट ऑफ वाटर टुगेदर एग्जिस्ट टुगेदर। वाटर के तीन स्टेट क्या क्या है, तीनों एक साथ एग्जिस्ट करें, आइस, वाटर और वाटर वेपर। अब ये बोलोगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि तीनों एक साथ एग्जिस्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं बेटा। आइस और वाटर एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, एक बार मैं मान सकता हूं, वाटर और वेपर एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, मान सकता हूं, लेकिन आइस, वाटर और वेपर तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर जाए आप नहीं मानेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए बेटा। ये जब अभी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है ना, ये तभी या 10⁶ पास्कल है, 10⁵ पास्कल है, अभी पढ़ा था ना पीछे चैप्टर में। तो बच्चों ये तब पॉसिबल है जब इसका प्रेशर 0.02 पास्कल टाइप का हो, मतलब प्रेशर को जब आप ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे तब जाके ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो जब इसका ग्राफ बनता है बच्चों, ग्राफ बनने के बाद केल्विन स्केल बनता है, तो केल्विन ये ट्रिपल पॉइंट कभी बदलता नहीं, मतलब अभी आप इसको पूरा नहीं आपको जानना है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन वो आपको हायर स्टडीज जब करेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ट्रिपल पॉइंट पे बेस्ड होता है, बस इतना यानी, और ट्रिपल पॉइंट चेंज नहीं होता है, इसलिए केल्विन स्केल को ट्रू स्केल माना जाता है, ठीक है ना। और बाकी सारे स्केल जो है वो रिलेटिव स्केल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर से डिराइव होते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो सब रिलेटिव स्केल है। तो ऐसे जानने की बात है। दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, इसमें नोट नहीं करना, बस समझना है कि रिलेटिव और उसका मतलब क्या है बच्चों। ट्रिपल पॉइंट एक लाइन में लिख लेना। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वेयर ऑल थ्री, केल्विन इज बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये लिख लेना इसी में, केल्विन इज बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, केल्विन इज बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वेयर ऑल थ्री एग्जिस्ट, ऑल थ्री स्टेट, लिख लो इसको लिख लो, ट्रिपल पॉइंट देखो बेटा, केल्विन इज बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और फिर ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, इट इज द कंडीशन वेयर ऑल थ्री स्टेट, इट इज द ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, इट इज द कंडीशन वेयर ऑल थ्री स्टेट एग्जिस्ट टुगेदर। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां सारे स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करें वाटर का, उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है बच्चों, त्रिगुण बिंदु, ठीक है, उसको त्रिगुण बिंदु कहते हैं हिंदी में, ठीक है बच्चों। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, नहीं लिख लिया ना बेटा, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखिए आप लोग बच्चों। इसमें क्वेश्चन है कि विच स्केल कैन नेवर बी नेगेटिव, विच स्केल, मतलब आप नोट मत करो, मैं बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। विच स्केल कैन नेवर बी नेगेटिव, ऐसा कौन सा स्केल है जो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, केवल केल्विन स्केल नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लिख लो इसी में दूसरा पॉइंट, केल्विन स्केल कैन नेवर बी नेगेटिव, केल्विन स्केल कैन नेवर बी नेगेटिव, केल्विन स्केल कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, केल्विन स्केल कैन नेवर बी नेगेटिव। बेटा केल्विन स्केल नेगेटिव नहीं हो सकता, और इसी में आगे लिखना, जीरो केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो,
जीरो केल्विन, जैसे बुक में पढ़ो और ये लिखा है कि एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन। जीरो केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। बेटा इस जीरो केल्विन में सेल्सियस में निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों? सेल्सियस में निकालो तो -273। इससे इतना टेम्परेचर भी आज तक लैब में भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, पूरे यूनिवर्स में भी इतना टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया गया। जिस समय इससे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा उस समय केल्विन में माइनस होने लगेगा, लेकिन केल्विन माइनस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ तो जो सॉलिड में भी मूवमेंट है एटम का वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इनडायरेक्टली मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मतलब ये टेम्परेचर सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, जो इतने टेम्परेचर पे सारी गैसेस, फ्रीज का तो छोड़ो, फ्रीज होने के बाद भी उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो मूव करना बंद कर, ठीक है ना। तो जीरो केल्विन से नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यही एकमात्र स्केल है जो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगला लिखिए बच्चों। अच्छा कौन सा ऐसा स्केल इसमें आपको निकालना है, क्वेश्चन करके लिख लो, तीसरा पॉइंट भी है क्वेश्चन भी है, लिख लो। फाइंड द टेम्परेचर एट विच, फाइंड द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, गलत, -40 is correct. Find the -40 is correct. Yes. Find the temperature where, find the temperature where Celsius and Fahrenheit scale, Celsius and Fahrenheit scale are equal. Find the temperature at which Celsius and Fahrenheit scale are equal. बच्चों आपको वो टेम्परेचर बताना है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के इक्वल हो जाए। देखो बेटा यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो, जो लिखा है F इक्वल टू, ये गधा उल्टा लिखवा दिया है मेरे से, 9/5C होता है बच्चों, ठीक है ना, 9/5C होता है, वो करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। हाँ 9/5 होता है, करेक्ट, 100% एकदम लॉक। 9/5C प्लस 32। देखो बेटा अब इसमें आपको क्या करना है, यानी जो अगर मैं ऐसा टेम्परेचर आपको खोजना है जिसपे मैं फ़ारेनहाइट थर्मामीटर लूं चाहे सेल्सियस थर्मामीटर लूं, ऐसा टेम्परेचर आपको खोजना है जिसपे मैं चाहे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर लूं चाहे सेल्सियस थर्मामीटर लूं, दोनों सेम रीडिंग शो करे, तो बेटा सेम रीडिंग शो करेंगे तो C की वैल्यू भी x रख दो और F की वैल्यू भी x रख दो और x के लिए सॉल्व कर लो, तो बेटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5x प्लस 32, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। चलो बच्चों चलो 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 चलो, हाँ ठीक है -40 आएगा, लेकिन चेक करके देख लो एक बार, आ गया, दोनों इक्वल हैं, x x डाल दो, सॉल्व कर लो। आ गया ना, ठीक है, बाकी बच्चे देख लो। अरे बच्चों -40 नहीं, बच्चों -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो चाहे सेल्सियस का हो चाहे फ़ारेनहाइट का हो, दोनों बात बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बेटा एक मास्टर फॉर्मूला होता है जिससे आप किसी को भी किसी के इक्वेट कर सकते हैं, तो चलिए वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, चलो इधर देखो, मास्टर फॉर्मूला, इसको कोई लिखो मत, पहले समझो, ये अभी जो स्केल खोज हुए हैं उनके लिए तो वैलिड है ही, जो स्केल फ्यूचर में भी बनाए जाएंगे उनके लिए भी वैलिड है। देखो इधर ध्यान से, तो लिखना कैसे बच्चों, पहले एक स्केल लेना है, उसमें माइनस करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, 0, जैसे सेल्सियस लिया तो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 0, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक, ऐसे लिखना है। अब कोई और स्केल इक्वेट करना है इसे, तो जैसे मान लो फ़ारेनहाइट है, तो F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, तो बच्चों C की वैल्यू 0 डाल के देखोगे तो 32 होता है, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट 212 होता है बच्चों, आप चेक कर रहे हैं ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ,
माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों केल्विन की बात करूं तो केल्विन के माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह रीमर होता है, लिखो मत, रीमर होता है आर माइनस जीरो, रीमर में फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 80 माइनस जीरो, ठीक है ना। अब मान लो कल के दिन कोई नया स्केल खोज हो गया, सुरेश स्केल, ठीक है, तो सुरेश स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सुरेश स्केल, समझ रहे हो ना, फ्यूचर में, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सुरेश स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सुरेश, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। अब ये किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये माइनस करके नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, लेकिन वो समझने के लिए बताया, मेरे को माइनस आता है इसका, ठीक है ना, लिख लो चलो। ये ऐसे लिखना है, मतलब पैटर्न याद रखो कैसे लिखना है, कैसे इक्वेट करना है। इसको सॉल्व करने पे नीचे 180 आता है, तो आगे जब कैलकुलेशन करना तो लिख लेना, इसको तो पता ही 100 आता है बच्चों, उसका 80 आएगा। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आर की वैल्यू है 40, मतलब रीमर में टेम्परेचर दे रखा है 40, आपको सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है, या सेल्सियस बाद में, सबसे पहले आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, फिर आपको केल्विन में निकालना है, फिर आपको सेल्सियस में निकालना है, ठीक है ना। 40 दे रखा है रीमर में, तो अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इन दोनों को बराबर कर देना, f माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू आर बाई 180, आर बाई 80, और आर की वैल्यू क्या डाल देना 40, फिर सॉल्व कर लेना f को, ठीक है ना, करके देखो। हाँ जल्दी कर लो बच्चों जल्दी। सब बच्चों इक्वेट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आ गया ना। f की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, f की वैल्यू आ रही है 120, तो ठीक है। और बेटा k की 320, बाकी लोग चेक करिएगा। c की बेटा 50, ये तो गलत लग रहा है, फिर तो k तो गलत है, ठीक है ना, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, देख लो 122 आएगा, फिर 323 आएगा, और फिर 50 आएगा। कैसे करा है, तो f और देख लो, f माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू आर, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं इधर, तो बेटा 40 अपॉन 80 करेक्ट, तो 40 अपॉन 80 करोगे 1/2 आ जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लो तो डायरेक्ट 90 आ जाएगा, तो f माइनस 32 इक्वल टू 90, तो बेटा f इक्वल टू कितना हो जाएगा 122, जो उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह केल्विन में करना है, केल्विन में कर लो, k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, और बेटा ये 40/80 ही आएगा, तो 1/2 ही आएगा, बेटा k माइनस 273 इक्वल टू 50, बेटा k बराबर कितना हो जाएगा 323। और सेल्सियस में डायरेक्ट देख लेना, सेल्सियस में करना है तो c अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1/2,
40/80 किया है तो 1/2 ही आएगा, तो सी कितना आएगा बेटा, सी आएगा 50। तो किसी स्केल से आप किसी स्केल में वैल्यूज का कन्वर्जन कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर पता हो तो आप कहीं से भी किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, find the temperature in degree Celsius where Fahrenheit and Kelvin scale, where Fahrenheit and Kelvin scale are equal. हाँ, find the temperature in degree Celsius where Fahrenheit and Kelvin scale are equal. बच्चों वो टेम्परेचर बताना है जहां पे, इससे पहले हमने किसको इक्वल किया था, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को। बच्चों अब आपको वो टेम्परेचर बताना है जिसपे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट और केल्विन एक दूसरे के इक्वल हो जाए। और बच्चों ये जो दोनों डेटा है आपको याद रखना है, -40 वाला तो ज्यादातर लोगों को याद है, ये वाला भी याद रखना है कि जिससे फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर जाए। बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, तो तरीका बिल्कुल सिंपल है, एफ और के वाले को पकड़ना है, यहाँ भी एक्स डाल देना, x - 32 अपॉन यहाँ 180 नीचे डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, यहाँ 180 कर लेना, और इधर बच्चों के x - 273 अपॉन 100। ये डेटा बहुत बड़ा आएगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगा, तो थोड़ा अगर जरूरत पड़े तो कैलकुलेटर का सहारा ले लेना इफ नीडेड, तो थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी आएगा। कितना बेटा, 57420, पूरा डेसिमल वगैरह नहीं है कुछ, हाँ ये मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, 574.25 केल्विन की फ़ारेनहाइट, दोनों केल्विन और फ़ारेनहाइट। बच्चों लगभग 574 ले लूं, लेकिन सेल्सियस में पूछा था ना आपसे, तो उसमें से 273 माइनस कर दो, तो सेल्सियस में कितना होगा, 301, 301 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना बेटा। ज्यादातर क्वेश्चन 301 पे मतलब सेल्सियस में पूछता है कि कब इक्वल होंगे, इसीलिए आपको ऐसे बताया, अदरवाइज केल्विन में पूछे तो 574 पे इक्वल होता है, ठीक है ना, 301 डिग्री सेल्सियस। 301 डिग्री सेल्सियस पे दोनों बेटा इक्वल होता है ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। चलिए क्लियर है, इसको बच्चा कोई 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 बच्चा ऐसे भी निकाल देता है, क्योंकि सेल्सियस ही पूछा था तो ऐसे भी कर देता है। कैसे कर देता है, तो बोलता है कि C प्लस 270 केल्विन क्या होगा, C प्लस 273, और फ़ारेनहाइट क्या होगा, जैसे ये K इक्वल टू एफ कर रहा है, तो K का फॉर्मूला लिख लिया C वाला, और F का फॉर्मूला लिख लिया C वाला, 9/5 C प्लस 32। इसको सॉल्व कर दो, इसको जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट C301 आएगा, अगर यहां सॉल्व करोगे तो C डायरेक्ट 301 आएगा, ठीक है ना, करके देख सकते हो बच्चों, 301 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी इसका एक अल्टरनेट मेथड है, क्योंकि सेल्सियस में पूछा था डायरेक्ट सेल्सियस में ही निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये तरीका है कि आप केल्विन में निकाल लो माइनस कर दो, या डायरेक्ट सेल्सियस में निकाल लो, दोनों तरीके, ठीक है बच्चों। ये याद रखने हैं, दोनों चीजें याद रखने हैं, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस पे बराबर होते हैं बेटा, -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पे। ये केल्विन और फ़ारेनहाइट किस पे बराबर होते हैं, 574 केल्विन या फ़ारेनहाइट पे, या बेटा सेल्सियस में बोले तो 301 पे। याद रहना चाहिए, मतलब एक कैलकुलेशन कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सेगमेंट में। देखो ए फॉल्टी थर्मामीटर, a faulty thermometer, a faulty thermometer measures the boiling point, a faulty thermometer measures the boiling point, a faulty thermometer measures the boiling point and freezing point, a faulty thermometer measures the boiling point and freezing point of water, as 95 degree celsius and 5 degree celsius respectively,
measures the boiling point and freezing point of water as 95 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। फॉल्टी है बताया ही गया है, मतलब 100 मेजर करना चाहिए 95 कर रहा है, 0 मेजर करना चाहिए 5 मेजर कर रहा है, तो फॉल्टी है। तो बच्चों फुल स्टॉप के बाद देखो, इफ द टेम्परेचर इन दिस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, if the temperature in this scale is 40 degree celsius, if the temperature in this scale is 40 degree celsius, then what will be the actual temperature? If the temperature in this scale is 40 degree celsius, then what will be the actual temperature? बताओ सकते हो क्या बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? गलत। Then what will be the actual temperature? Then what will be the actual temperature? अरे तुम्हारे तो, अरे बेटा सुनो ध्यान से, ये 5 घटा है और ये 5 बढ़ा है। अगर यहाँ -5 होता तब मैं मान लेता कि आपकी बात सही होती कि बेटा देखो ये 5 घटा है ना और वो 5 बढ़ा है, दोनों तरफ से घटा थोड़ी है कि आप डायरेक्ट निपटा दे रहे हो कि नहीं ऐसा करके ऐसा कर। अब कैसे करोगे इसको? सुनो ध्यान से, कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में? अच्छा, इसका सिंपल तरीका, जैसे ये होगा वैसे बता रहा हूँ बच्चों। इसको एक नया स्केल मान लो, सुरेश स्केल। हाँ 38 है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसको एक नया स्केल मान लो ना, तो C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू सुरेश स्केल। सुरेश स्केल में वैल्यू कितनी है 40, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सुरेश स्केल 5 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सुरेश स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सॉल्व करो, 38.8 आएगा अप्रोक्सीमेटली, यानी 39 आएगा, कोई बात। बेटा जब ऐसा कोई फॉल्टी थर्मामीटर का क्वेश्चन है, उसको एक नया स्केल मान लो और नया स्केल मान के फॉर्मूला लगा दो। तो 40 माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5 इज इक्वल टू C बाई 100। अब सॉल्व कर दो बेटा, जो आएगा वो आंसर है। 38.8 आना चाहिए, 38.8 डिग्री सेल्सियस, ये एक्चुअल टेम्परेचर है ना, 38.8 डिग्री सेल्सियस। हर कैलकुलेशन फोन से मत करो, एक आध कैलकुलेशन कर लो जो लेंदी है, मैं बता रहा हूँ ना, जिसमें आपको डेटा डायरेक्ट याद रखना, वो कर लो, कोई बात नहीं। वो 5 इसको खुद करो, ये खुद करना। ठीक, 37 नहीं नहीं बेटा, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, 38.8 या अप्रोक्सीमेट 39 मान लो, अदरवाइज। क्लियर है ये आपको बच्चों? चले आगे, चलिए। हाँ हाँ आर्यन स्केल, हाँ हाँ आर्यन स्केल। क्या रखोगे फ्रीजिंग पॉइंट अपना? नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा स्केल रैंकिन स्केल है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट समथिंग 300 350। तो तुमसे आगे हैं लोग अभी सोचने वाले, तुम तो 150 पे तक है। हाँ रख के फिर खेलते रहना, एक इक्वेशन बना के कन्वर्ट करते रहना। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट लिखो, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है ना, इसका नाम लिखो बेटा, द डायमेंशन ऑफ मेटल, द डायमेंशन ऑफ मेटल। देखो सब ऑब्जेक्ट बढ़ता है लेकिन मेटल में प्रोनाउंस्ड होता है, इसीलिए उसकी बात कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ मेटल इंक्रीजेस, increases, dimensions of metal increases on increasing the temperature, on increasing the temperature, dimensions of metal increases on increasing the temperature, as रीजन इसका क्या है, तो as the average distance, as the average distance, as the average distance between any two molecules, as the average distance between any two molecules increases, increases on increasing the temperature, increases on increasing the temperature, as the average distance between any two molecules increases on increasing the temperature, increases on increasing the temperature, increases on increasing the temperature। ठीक है बेटा,
अब इधर ध्यान दो, जैसे क्या है, मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स है, तो बेटा आपको पता है कि मेटल कितना भी सॉलिड हो उसके अंदर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, एटम्स उसके वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट कर रहे थे बेटा, तो वो इतने जगह में थे, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब वो ज्यादा दूर दूर वाइब्रेट करेंगे। तो पहले जो दो मॉलिक्यूल इतना स्पेस ले रहे थे, अब वो इतना स्पेस ले रहे हैं, तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ गई, एवरेज डिस्टेंस बढ़ गई, उनको ज्यादा स्पेस चाहिए हर दो मॉलिक्यूल को। बेटा ऐसे ही दो दो मॉलिक्यूल्स तो पूरा ऑब्जेक्ट बना है ना, तो इसका मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है, अभी भी होता है, पुराने समय भी होता है। जैसे पुराने समय में क्या होता है बच्चों, ये बैलगाड़ी होती थी, उसमें लकड़ी का पहिया होता था, बुलक कार्ट, ठीक है ना, तो लकड़ी का पहिया होता, तो ये चलेगा तो घिस जाएगा ना, तो इसके ऊपर क्या करते थे, मेटल का रिम चढ़ाते थे, मेटल का रिम चढ़ाते थे, रिम समझे ना, साइकिल की रिम, जो मेटल, तो मेटल का रिम कैसे चढ़ाते थे, तो पहले क्या करते थे बेटा, कि जितना इसका रेडियस है उतने ही साइज का रिम बना लेते थे, जितना इसका रेडियस है उतने ही साइज का। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर जब फिट करना है तो साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, फिट करना है ना इसके ऊपर, लेकिन ये उसी साइज का बनाते थे जितने साइज का ये इसका रेडियस था वुडन व्हील का। अब क्या करते थे, जब इसको ऊपर चढ़ाना होता था तो इसको गर्म कर देते, तो गर्म कर देते तो फैलेगा, फैलने के बाद इसके ऊपर चढ़ जाएगा, चढ़ने के बाद क्या होगा बेटा, ठंडा होगा और वुड को ग्रिप कर लेगा, समझ रहे हो कि नहीं, वुड को क्या करेगा, ग्रिप कर लेगा। ये इसका एग्जांपल एक और, जैसे रेलवे ट्रैक्स होता है, तो दो रेलवे ट्रैक्स अगर इस तरह से है, तो दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप छोड़ा जाता है, और बीच में ऐसे लगाया जाता है, लॉक लगाया जाता है ताकि कोई लेके भाग मत जाए, ठीक है ना, बाकी ऐसे गैप छोड़ा जाता है। तो गैप क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जैसे समर का टाइम है बेटा, और बिल्कुल आप अगर आपने लॉक कर दिया, एकदम पास पास कर दिया, तो बेटा समर आते ही ये थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे, तो जो रेल है वो डिरेल हो सकती है, क्योंकि इनको एक्सपैंड करने का जब जगह नहीं मिलेगा तो ये बेंड हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। इसी तरह से बच्चों इसका और एप्लीकेशन, जैसे आपने देखा विंटर में टिफिन वगैरह जो होता है मेटल का, वो टाइटली पैक्ड हो जाता है, समर में वो लूज हो जाता है, ठीक है ना, तो इसका रीजन क्या है, बिल्कुल यही है। एक और एग्जांपल, जैसे आपने मेट्रो में देखा है, मेट्रो में कभी यमुना बैंक मेट्रो पे आपने देखा होगा, तो इधर दो पोल होता है, यहाँ पे ऐसे वायर होता है, यहाँ पे एक पुली होता है, पुली के इधर वेट लटकाया होता है, देखा है कभी ऐसा, नहीं देखा है। इसका रीजन क्या है, देखो मैं बताता हूँ पहले, फिर इसको बताता हूँ ऐसा क्यों किया। देखो बेटा, अगर मान लो दो पोल है, अब मेट्रो जा रही है, तो मेट्रो का कांटेक्ट बनना चाहिए ना ऊपर वायर से, मेट्रो कैसे चलती है पता है ना आपको, मेट्रो को लगातार सप्लाई ट्रैक के ऊपर वायर होता है उससे मिलती है, तो ऐसे कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट पे मेट्रो ऐसे चलती जाती है। तो अगर मान लो समर के टाइम में आपने विंटर के टाइम में ऐसे वायर लगा दिया, तो विंटर विंटर में तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, लेकिन जैसे ही समर आएगा ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करके सैग हो जाएगा, सैग हो जाएगा मतलब इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कांटेक्ट कई जगह पे लूज हो जाएगा, तो प्रॉपर कांटेक्ट नहीं मिलेगा, तो सप्लाई मेट्रो को नहीं मिलेगी। तो इसका सोल्यूशन लोगों ने क्या निकाला, कि ये हमेशा वायर ऐसा रहे, इन्होंने बोला कि वायर को एक पुली के ऊपर चढ़ा दो और दोनों तरफ वेट लटका दो, तो पुली क्या करेगा, हमेशा इसको खींच के टाइट रखेगा। अगली बार अगर यमुना बैंक मेट्रो पे जाना तो वहां पे देखना, वहां इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे यार्ड है मेट्रो पे, जहाँ पे मेट्रो मतलब उसकी रिपेयरिंग होती है, तो वहां आप जाएंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि इस तरह दोनों तरफ स्टोन क्या हुआ है, लटके हुए, ठीक है बच्चों। बहुत सारे एप्लीकेशन इसके रियल लाइफ में भी और ऐसे भी, ठीक, तो इसी को हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे बच्चों, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तीन टाइप का एक्सपेंशन पढ़ेंगे बच्चों, तो सबसे पहले लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, फिर एरियल ऑब्जेक्ट के लिए, फिर वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए, कुछ कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जैसा, जहां पे लॉन्गिट्यूडनल, शियर और एरियल पढ़े थे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात, कोई टेम्परेचर कोई टेम्परेचर टी नॉट है और इस पे इसका लेंथ जो है एल नॉट है, ठीक है। तो बच्चों जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, तो बेटा मान लो टेम्परेचर लेंथ एल हो गया और टेम्परेचर टी रहा, तो जब इसका स्टडी किया गया तो पाया गया कि रिलेटिव चेंज इन लेंथ, रिलेटिव चेंज इन लेंथ, लास्ट क्लास में भी इसका डिस्कशन आया था रिलेटिव चेंज का या फ्रैक्शनल चेंज का, रिलेटिव चेंज इन लेंथ, रिलेटिव चेंज इसको बच्चों बोलते हैं रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज या बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, कुछ भी बोले बात एक ही है, और फ्रैक्शनल चेंज, ये वर्ड याद रखना बार बार फिजिक्स में आएगा, फ्रैक्शनल चेंज।
तो फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो लेंथ कितना, ये डेल्टा एल को मैं क्या लिख सकता हूँ? एल माइनस एल नॉट। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, एल माइनस, बेटा बाद में एल हो गया, शुरू में एल नॉट था, तो एल माइनस एल नॉट लिख लो, तो ये डेल्टा एल हो गया। बेटा ये इसको जब स्टडी किया गया तो पाया इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होगा। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटा दोगे तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों। अल्फा क्या है? लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब नोट कर लो बच्चों इसको, थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। अल्फा की यूनिट बाद में बता देना। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसका एप्लीकेशन गीजर में होता है, पता है आपको? गीजर में भी इसका एक एप्लीकेशन होता है, बताते हैं अभी। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हो गया बेटा, आराम से कर लो। अल्फा की यूनिट बता दो, जिसका हो गया वो अल्फा की यूनिट बताओ। पर सेकेंड, बेटे टेम्परेचर है वो, केल्विन इनवर्स टेम्परेचर है ना। अरे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज किया, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। तो बेटा ये टेम्परेचर, तो देखो डेल्टा एल अपॉन एल की कोई यूनिट नहीं होगी, देखो बेटा लेंथ बाय लेंथ कैंसिल हो जाएगा ना। डेल्टा एल की यूनिट भी मीटर होगी, एल नॉट की यूनिट भी मीटर होगी, कट जाएगा बेटा। अल्फा की यूनिट क्या होगी? तो डेल्टा टी इधर भेज दो, 1 अपॉन डेल्टा टी की जो यूनिट होगी, तो इसका यूनिट होगा बेटा डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। देख लेना ऑप्शन में यूनिट क्या। जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि डेल्टा टी की वैल्यू केल्विन में डालनी है या डिग्री सेल्सियस में डालनी है या फ़ारेनहाइट में डालनी है? अल्फा को देखकर, अल्फा अगर डिग्री सेल्सियस में है जिसमें है उसमें डाल देना, केल्विन में है तो केल्विन में डाल देना। बच्चों अगर इस फॉर्मूले को मैं एक्सपैंड करूं तो एक्सपैंड करके क्या लिख सकता हूं? एल माइनस एल नॉट। यहां तक ठीक है ना बेटा? अब इसी को कुछ नहीं, इसको एक्सपैंड कर रहा हूं तो एल माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। बेटा एल नॉट को उधर मल्टी, बेटा एल नॉट ओरिजिनल है ना, और एल क्या है? चेंज होने के बाद है। तो बेटा डेल्टा एल क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो एल माइनस एल नॉट, और बेटा एल नॉट उधर भेज दो तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। बेटा इस एल नॉट को फिर से उधर भेज दो तो एल इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो बेटा एल नॉट कॉमन ले लू, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं, ये वाला भी और वो वाला भी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। ये बच्चों मैं ये बता रहा था कि ये मेटालिक स्ट्रिप में भी इस्तेमाल होता है, मतलब आपके गीजर में भी इस्तेमाल होता है, कैसे तो भी देख लीजिए एक बार। देखो बच्चों, आपके गीजर में कैसे इस्तेमाल होता है, इधर ध्यान देना, गीजर में कैसे इस्तेमाल होता है बेटा। तो गीजर में क्या होता है? बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है। इसका एक और एग्जांपल बता रहा हूं, बाई मेटालिक स्ट्रिप, याद रखना बाई मेटालिक स्ट्रिप। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में आता है, बाई मेटालिक स्ट्रिप्स। देखो इसमें क्या होता है, दो मेटल ले, दो अलग अलग मेटल लेते हैं, ठीक है ना।
और ऐसे एक के बाद एक के साथ एक इनको वेल्ड करके रख देते हैं, मतलब नीचे अलग मेटल है और ऊपर अलग मेटल है, ठीक है। इनको बीच से बिल्कुल वेल्ड कर दिया, यहाँ पे वेल्डिंग है, बिल्कुल चिपके हुए हैं, ठीक है। अब बेटा इसका मान लो एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है, और मैं ये मान रहा हूं कि अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, तो बेटा जिसका अल्फा ज्यादा होता है वो ज्यादा फैलता है, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन ज्यादा फैलेगा, अल्फा 2 वाला, यानी ऊपर वाला 2 वाला ज्यादा फैलेगा, 1 वाला कम फैलेगा, ठीक है बेटा। तो देखो इसको गीजर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो गीजर में ऐसे वायर आ रहा होता है, ऐसे वायर आ रहा होता है, तो बेटा ऐसे बीच में कनेक्ट कर देते हैं रॉड को, और यहां से ऐसे करंट जा रहा होता है। तो जैसे ये फिक्स होता है, ये वाला हिस्सा फिक्स होता है, ये वाला हिस्सा फिक्स होता है, और ये वाला हिस्सा इट कैन मूव, ये वाला हिस्सा मूव कर सकता है। अब देखो बेटा क्या होगा, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ऊपर वाला ज्यादा मूव करना चाहेगा, तो अगर इसको ऐसे छोड़ोगे ना तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ डायग्राम ऐसा हो जाता है, नीचे वाला ऐसे हो जाता है और इसके ऊपर वाला ऐसे हो जाता है, मतलब ये इस तरह से बेंड हो जाता है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो क्वेश्चन पूछा था कि कॉनकेव किधर साइड बनेगा, जैसे एक एग्जांपल दिया था कॉपर और ब्रॉन्ज का, या कॉपर और कोई मेटल था, कॉपर और स्टील का, तो कॉपर का अल्फा दिया था और स्टील का भी अल्फा दिया था, तो बोला तो बेटा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट विल द कॉनकेव साइड विल बी टुवर्ड्स कॉपर टुवर्ड्स स्टील। तो याद रखना जिसका अल्फा कम होगा उधर की तरफ कॉनकेव साइड बनेगा, और जिसका अल्फा ज्यादा होगा उधर कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव मतलब अंदर कौन रहेगा, तो जिसका अल्फा कम होगा, तो बेटा स्टील के स्टील वाले साइड में क्या करेगा, बेंड करेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ से ये फिक्स है, तो बेटा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ये बेंड करके ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, ये वाला हिस्सा बेंड करके ऐसे नीचे चला जाएगा। तो जब ये हिस्सा बेंड करके ऐसे नीचे चला जाएगा बेटा, तो कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, कॉन्टेक्ट टूट जाएगा ना, तो ये सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसीलिए जब गीजर हीट हो जाता है तो कट से आवाज आती है, देखा सुना, कट आवाज आती है और सप्लाई बंद हो जाती है, फिर पानी गर्म नहीं होता है, फिर गीजर का टेम्परेचर जब लो होता है तो ये वापस चला जाता है और फिर से जाके ऑन कर देता है सप्लाई। इसको बोलते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है ना। तो आप ये वाला याद रखना बच्चों की, ये एग्जाम्पल की, ये वाला तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस याद रखना कि अगर इस तरह से कोई मेटल है तो गीजर में एप्लीकेशन है, ऐसे याद रखना कि अगर बाई मेटालिक स्ट्रिप है और उसमें ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा है, ऊपर वाले का अल्फा अगर ज्यादा है, ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा है बेटा, तो इस तरह से वो बेंड होगा, ये बीच में मत बनाना, इसको लिखना है अल्फा टू अल्फा वन, अल्फा टू इज ग्रेटर देन अल्फा वन, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बच्चों ये वाला सिचुएशन है, जो नीचे सिचुएशन है वो, ये कॉनकेव साइड जो होगा वो अल्फा वन की तरफ होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन है। अगर उल्टा कर दूं इनइक्वालिटीज को तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप में इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको रिले बोलते हैं, वैसे एक डिवाइस मिलती है छोटी सी, जो आप देखोगे तो ऐसे आपको स्ट्रिप नहीं दिखेगी, एक डिवाइस मिलेगी उसका नाम रिले होगा, उसको तोड़ोगे तब स्ट्रिप दिखेगी, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का है ये, वही जो आपको बताया था बुलक कार्ट वाला, थर्मल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों, इसको करो जरा, जल्दी करो बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी 10.2 डेटा लिखो, सॉल्व करो, एनसीईआरटी 10.2 एग्जाम्पल है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के अंदर डेटा लिख के सॉल्व करो बस।
लिख लेना बस क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.2 ऐसे नोटबुक पे लिख लेना, जिससे आपको आइडिया रहे कि ये क्वेश्चन हम कहाँ से कर रहे हैं। हाँ बेटा, इसमें जो एल लेना है वो क्या लेना है, सरकमफेरेंस लेना है। दिया क्या है, डायमीटर। दिया क्या है, डायमीटर। लेकिन वो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एल नॉट वाला, याद है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बता दे रहा हूँ बस थोड़ा सा बच्चों, ये फॉर्मूला लगा एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पे 2 पाई आर रखोगे, यहाँ भी, या 2 पाई डी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी/2। तो बच्चों यहाँ पे भी रखोगे 2 पाई डी/2, या D1/2, या D2/2, ऐसे कर लो तो सब कट जाएगा। केवल डायरेक्ट डायमीटर में भी लगा सकते हो फॉर्मूला, तो सब तो कट ही जाएगा ना लास्ट में। अगर लेकिन अगर रखने की बात है तो आपको पेरीमीटर ही, मतलब उसका सरकमफ्रेंस ही रखना चाहिए। आपको शायद आयरन का अल्फा चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, जो मैंने बताया नहीं। एक मिनट बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ। आयरन का अल्फा, बच्चों 1.20, इसका आयरन का जो अल्फा है वह 1.20 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। 1.20 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। डेल्टा टी निकाल लो, बाद में कर लेंगे माइनस जो भी होगा। पहले डेल्टा टी सॉल्व कर लो, बस ये सब देख लो वैल्यूज।
क्या बेटा? देखो कितना आता है। वन 1000/5.2। तो बेटा अगर इसको 5 मान लो तो अप्रोक्सीमेटली 200 समथिंग इसी का आना चाहिए। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डेल्टा टी आया लेकिन ये ठीक है ना। कितना रहा बेटा? 190। तुम फिर कैलकुलेटर यूज किए क्या? गधा के 190। 190 कितना बेटा? 190। तो ये क्या है आपका? डेल्टा टी आया ना बेटा। तो डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो हमसे तो फाइनल पूछा था ना, तो टी माइनस 27 इज इक्वल्स टू 190। टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 21। ऐसा है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे डेल्टा टी की वैल्यू जो हमने निकाली वो केल्विन में निकाली है। वैसे डेल्टा टी की कोई केल्विन में निकालो चाहे सेल्सियस में निकालो, बात एक ही है। क्यों बात एक ही है? मैंने बताया नहीं बच्चों, डेल्टा के इज इक्वल्स टू डेल्टा सी, मतलब टेम्परेचर इन, या ऐसे कर लो मैं, डेल्टा टी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी के। एग्जाम्पल जैसे यहां देखो, मैं कैसे समझाऊं, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे बच्चों ऐसा करो, 300 केल्विन है और 273 केल्विन है, इनका डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस कितना है? 27 आया ना। अब इनको सेल्सियस में बदल दो। सेल्सियस में बदलोगे तो ये कितना आएगा? 300 मतलब कितना हुआ? 27। और 273 का मतलब कितना हुआ? 0। तो फिर से करो, तो फिर से 27। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में प्लस का रिलेशन होता है। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस वाली चीज सेम आती है, ठीक है ना। बाकी आप जो बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे केल्विन रखना चाहिए 300, तो 300 रखूंगा तो उधर जाके हो जाएगा 490। तो ये किस में आया? केल्विन में आया। फिर 273 आप माइनस करते तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, बाकी ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और जो वैसे करना चाहते कर भी सकते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना, बात एक ही है। तो बेटा ये कितना आएगा? इसको उधर भेजोगे तो कितना आएगा? 217। देख लेना एक बार, 217। बेटा आप अगर केल्विन में करके भी निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। केल्विन और सेल्सियस रहे तो बिल्कुल रिलैक्स किया करो, चाहे केल्विन में रखो चाहे सेल्सियस में रखो, डेल्टा टी की यूनिट नहीं बदलती है। हाँ लेकिन टी की बदल जाएगी। जैसे यहाँ मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ इसको सेल्सियस में, अगर मुझे केल्विन में करना होगा तो ये ऐड करना पड़ेगा 273, या पहले वाला आंसर 490 देना पड़ेगा। हाँ जो भी 492। चलो आगे चलते हम लोग। देखो बच्चों, एरियल थर्मल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन दूसरा, एरियल थर्मल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन। बच्चों एरिया कैसे बढ़ रहा है? एरिया कैसे बढ़ रहा है? तो अब की बार मेटालिक सीट लिया गया है। सीट मतलब लोहे की कोई सीट ले लो, ये मेटल, ये मेटालिक लोहे की सीट है, मेटालिक सीट लो। इसका टेम्परेचर टी नॉट पे एरिया ए नॉट है बेटा, ठीक है। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो किसी भी टेम्परेचर टी पर इसका एरिया ए हो गया, बिल्कुल पिछला वाला सिचुएशन है। तो बच्चों बस सब कुछ सेम, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट पता है ना, बस यहाँ अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? बीटा। सब कुछ पिछले वाले जैसा। वहां डेल्टा एल अपॉन एल नॉट कर रहे थे, यहाँ बीटा कर रहे हो। और बच्चों रिलेशन लिखना हो तो इसको आप चाहो तो करके लिख सकते हो, ए माइनस ए नॉट, फिर सॉल्व वॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद बेटा आएगा ए नॉट 1 माइनस बीटा डेल्टा टी। जहां अल्फा है तो वहां क्या आएगा? बीटा आएगा। सॉल्व करके देख सकते हो, चाहो तो एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके उधर चेक कर लेना। बेटा लास्ट वाले में भी प्लस में आया था क्या? प्लस में आया था क्या लास्ट वाले में? हाँ प्लस में, जो लास्ट में होगा वो यहां होगा। बीटा का नाम क्या होगा बेटा? एरियल थर्मल कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, एरियल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। बेटा इसकी भी यूनिट वही होगी जो इसके, बस यहां पे एक बात याद रखना, ये प्रूफ भी करेंगे हम लोग, बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, ये प्रूफ करना है, ये आप लोग के स्कूल में प्रूफ में आएगा कि प्रूफ करना होगा कि बीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो बताओ लेंथ तेजी से बढ़ेगा कि एरिया, एरिया तेजी से बढ़ेगा, ठीक है ना, इसको प्रूफ कर लेते हैं। बच्चों लिख लिया था ना उसको, बीटा की भी यूनिट वही होगी जो अल्फा की होगी। तो क्वेश्चन है बाय टेकिंग ए रेक्टेंगुलर metallic sheet prove that बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, ठीक है बेटा, ये प्रूफ करना है हम लोग को। बीटा ये स्कूल में प्रूफ आएगा, बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, ये स्कूल में प्रूफ आएगा। देखो चुनाव देखते एकदम आसान है, इसको हम लोग देखते हैं सोल्यूशन ऑफ इसका। कोई भी अगर हमें रेक्टेंगुलर सीट लेना है, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर सीट ले लिया जिसका जो इधर अभी लेंथ है वो ए नॉट है या एल नॉट ले लो, लेंथ उसका एल नॉट है बेटा, और उसका जो ब्रेथ है वो है बी नॉट, कोई दिक्कत नहीं। ये टेम्परेचर टी नॉट पे सिचुएशन था, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा के टेम्परेचर को टी कर दिया, टेम्परेचर को टी कर दिया, तो बेटा ये भी एरियल है। अब ये जो लेंथ हो गया वो ए हो, ये एल हो गया, और ये जो ब्रेथ है वो बी हो गया, ठीक है ना। तो इसी से प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम है, अब प्रूफ कैसे करें तो देखो, इसके लिए पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा, किसी भी टेम्परेचर पे जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ए इज इक्वल्स टू ए नॉट, ए नॉट क्या होगा बेटा एल नॉट इंटू बी नॉट, ए नॉट क्या होगा एल नॉट इंटू बी नॉट, रेक्टेंगल है ना बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेटा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है टी माइनस टी नॉट रख सकते हैं उसको, ठीक है ना, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, यहां पे हमने लिख लिया। अब देखो बच्चों, इसी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी ए को मैं लिख सकता हूं एल इंटू बी, बाद में ये क्या है बेटा बाद वाला एरिया है, ए क्या है बाद वाला एरिया, उसको मैं लिख सकता हूं एल इंटू बी। ये एल नॉट इंटू बी नॉट क्या था बेटा इनिशियल एरिया था, और ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा था। अब दोबारा लिख रहा हूं उधर से, एल ए इज टू कितना होगा एल इंटू बी, पक्का ना। तो बेटा बताओ ये लेंथ एक लीनियर कंपोनेंट है, ये पिछले वाले के जैसा बढ़ेगी, और ब्रेथ भी एक लीनियर कंपोनेंट है तो पिछले वाले के जैसा बढ़ेगी, और बेटा ये दोनों ही सेम मेटल है तो दोनों का अल्फा सेम होगा। तो बेटा देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल को लिख सकता हूँ एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और बी को क्या लिख सकता हूँ बी नॉट, जिसको यहां नहीं समझ में आएगा बता देगा मुझे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बेटा लेंथ ऐसे बढ़ रहा है पिछले वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ये दोनों तो लीनियर है ना। बेटा देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, अरे लिखो मत हर्ष, देख लो बेटा ये दोनों तो लीनियर है ना, तो एल नॉट कैसे बढ़ा होगा, थोड़ी देर के लिए पूरा फिगर भूल जाओ। ये सोचो एल नॉट पहले लेंथ था, बाद में लेंथ एल हो गया, तो रिलेशन क्या होगा एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। अब पहले लेंथ बी नॉट था, बाद में बी हो गया, तो रिलेशन क्या होगा बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करूंगा बेटा एल इंटू बी को, तो ए आएगा ना, बाद वाला ए आएगा ना। अब इसी को हमको ऐसा बनाना है, इसी वाले फॉर्मूले को हमको क्या करना है ऐसा बनाना है। तो देखो बच्चों ये बहुत सिंपल, देख लो एक बार समझ लो फिर लिख लेना। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल नॉट और बी नॉट को एक साथ ले लूं, तो बेटा एल नॉट बी नॉट को एक साथ ले लिया, तो यहां होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, होगा ना बेटा। हाँ बेटा, बेटा बीटा ऊपर वाला जैसे,
हमने आइडियल केस, या तुम्हें ये कंफ्यूज कर रहा है क्या, छोड़ दो इसको, कंफ्यूज कर रहा है हटा दो। सीधी सी बात सुनो बेटा, बाद वाला एरिया ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, बस ऐसे सोचो, बाद वाला एरिया ऐसे लिख सकता हूं ना, बाद में लेंथ एल था और ब्रेथ बी था, तो एल इंटू बी किया, एल को क्या लिख सकता हूं, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, और बी को क्या लिख सकता हूं, बी नॉट अल्फा डेल्टा टी। अभी भूल जाओ पीछे का। अब देखो बेटा, एल नॉट इंटू बी नॉट है क्या, इनिशियल एरिया है कि नहीं, एल नॉट इंटू बी नॉट है क्या, इनिशियल एरिया है। तो बेटा इसको मैं लिख दू ए नॉट, यहीं से मान लो शुरू किया है प्रूफ, ऊपर भूल जाओ अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो छोड़ दो, प्रूफ यहीं से शुरू किया, उधर वाला एरिया लिया, उसमें एल इंटू बी लिखा, एल को लिखा एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, बी को लिखा बी नॉट वन प्लस डेल्टा अल्फा डेल्टा टी, लिख दिया बेटा। अब एल नॉट इंटू बी नॉट जो कॉमन लिया बेटा, तो एल नॉट इंटू बी नॉट क्या है, एटा ए है ना, ए नॉट है ना, तो बेटा अगर ये ए नॉट है और इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करो कितना बेटा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस टू अल्फा डेल्टा टी। देखो बेटा अल्फा का जो ऑर्डर होता है ना वो 10⁻⁻⁴ होता है, इस ऑर्डर से ज्यादा होगा। तो बेटा अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अल्फा ये है, तो अल्फा का स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁸ हो जाएगा। तो बेटा अल्फा पहले से छोटा था और अल्फा का स्क्वायर करूंगा तो और छोटा हो जाएगा, तो इस वाले टर्म को क्या कर दूं, नेग्लेक्ट कर। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि अल्फा बहुत कम था, तो अल्फा का स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा। तो बच्चों यहां से देखो, तो यहां से लिख दूंगा ए नॉट वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी, ए नॉट वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चों यहां से ए का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए नॉट वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो बच्चों कंपेयरिंग विद, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद, इसीलिए पहले ही क्वेश्चन लिखा था वो, कंपेयरिंग विद a इज इक्वल्स टू ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी, बेटा बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो इन दोनों क्वेश्चन को तुलना करो बेटा, ये हमने प्रूफ करके ऐसे ऐसे सॉल्व किया, अल्फा के टर्म में तो ये आया, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमको मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेल्टा टी के पहले क्या आता था, बीटा, यहां डेल्टा टी के पहले क्या आया है, टू अल्फा, और ये दोनों ही चीजें सेम ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रही हैं, तो इसका मतलब बीटा बराबर कितना हो गया, टू अल्फा। तो यहां से प्रूफ हो गया बेटा बीटा इज इक्वल्स टू टू अल्फा, ये प्रूफ स्कूल एग्जाम में है, लिख लो, लिख लो, और हमेशा याद रखेंगे बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। इसी तरह से आपको गामा का भी प्रूफ करने को आएगा, वैसे प्रूफ भी याद रखना, लास्ट वाला रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, लिख लो, कुछ कठिनाई नहीं है, बस तोड़ देना, स्क्वायर कर देना, बीच में नेग्लेक्ट कर देना अल्फा स्क्वायर को, और इससे आंसर आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। अल्फा 10⁻⁴ से भी कम होता है, हाँ, क्योंकि बेटा जैसे ऐसा नहीं होगा कि एक लेंथ 1 मीटर की रॉड है तो उसको हीट करो तो 2 मीटर की हो जाए, ऐसा नहीं, बहुत माइन्यूट एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन, मैसिव एक्सपेंशन नहीं होता, ठीक है ना, बहुत माइन्यूट एक्सपेंशन होता है, तो इसके लिए आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है बच्चों। तीसरा वॉल्यूमेट्रिक में चलते हैं, हाँ लिखो, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक में, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, पहले लिख लो, लिख लो आराम से लिख लो, लिखने से समझने पे ध्यान रखना बच्चों, घर पे जाके खुद एक बार कर लेना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस एल इंटू बी करना है, कुछ नहीं करना है, एल इंटू बी में एल को बस लिख देना है, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, बी नॉट इंटू वन प्लस डेल्टा अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट और बी नॉट ए नॉट है, और अल्फा स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर को निगलेक्ट कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। तीसरा बच्चों लिखो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, लास्ट
वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अब तो आपको अनुभव हो ही गया होगा कि अब क्या होगा। हाँ, इसमें गामा आएगा, किसी भी टेम्परेचर टी नॉट पे वॉल्यूम, मान लो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम वी नॉट है बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसका किसी टेम्परेचर टी पे वॉल्यूम वी हो गया, तो बेटा यहां से फिर से वही लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू बेटा गामा डेल्टा टी, और फिर से एक इक्वेशन ये हो गया और एक पूरा v इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक, गामा डेल्टा टी। बच्चों इसमें याद रखना है गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा, गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा, गामा थ्राइस ऑफ अल्फा होता है। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, देखो मैं तुम्हें थॉट के साथ छोड़ो, प्रूफ करने के लिए क्या करना है, जैसे क्यूब ले लेगा, बोलेगा बाई टेकिंग क्यूब, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन बोलेगा बाई टेकिंग क्यूब प्रूव दैट गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो क्यूब का पहले वॉल्यूम क्या होगा, ए नॉट क्यूब, बाद में वॉल्यूम क्या होगा, ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, और लिखते जाना अल्फा स्क्वायर का टर्म अल्फा क्यूब का टर्म नेग्लेक्ट कर देना, लास्ट में बच जाएगा बस 3 अल्फा डेल्टा टी, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्रूफ नहीं करना है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, बस आपको याद रखना है गामा इक्वल टू 3 का। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चों, लिख लिया ना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एरियल थर्मल एक्सपेंशन है बीटा इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, गामा बताओ, बीटा की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो बेटा आप गामा बताइए। ठीक है ना बच्चों, बीटा दे के गामा पूछा है, अल्फा दे के गामा पूछता तो बहुत आसान था, 3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अब की बार बीटा दे के गामा पूछे तो कुछ नहीं, गामा अपॉन बीटा का क्या रिलेशन होगा, 3/2 का, क्योंकि 3 अल्फा होता है 2 अल्फा होता है, तो बेटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू डाल दो 3/2 इंटू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, तो ये कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, कर लोगे। अब एक और क्वेश्चन, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, जेई में, इसलिए घबराना मत, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है। इधर क्वेश्चन पूछा था कि एक मेटालिक सीट है, एक मेटालिक सीट है, और ये बहुत पॉपुलर है, ऐसा मत जेई से मत सोचना कि हमारे लिए नहीं है, ये केवल कॉन्सेप्चुअल है, तो कहीं भी आ सकता है। एक मेटालिक सीट है बेटा, ये आयरन यहाँ पे है, देखो ये यहाँ पे आयरन है, ठीक है, और बीच में होल पंच कर दिया गया है, और एक रिंग है, ठीक है, इस जो होल पंच किया गया उसका एरिया ए नॉट है, और बच्चों ये जो रिंग है इसका यहाँ पे जो गैप है वो डी है, स्प्लिट रिंग है, मतलब टूटी हुई रिंग है, उसका गैप का डी क्या है, डी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फर्स्ट ए नॉट इंक्रीजेस, डी डिक्रीजेस, डी इंक्रीजेस, पहले यही ले लो, दूसरा ए नॉट इंक्रीजेस, डी डिक्रीजेस, तीसरा ए नॉट डिक्रीजेस, डी इंक्रीजेस, चौथा ए नॉट डिक्रीजेस, डी डिक्रीजेस। बताओ बच्चों, ये समझ में आ रहा है डायग्राम आपको, डायग्राम आ रहा है समझ में बेटा, डायग्राम मतलब ये पूरा मेटल है, इधर पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है, और ये बीच में गैप है जिससे आप आर पार देख सकते हैं, खाली है एकदम, उस गैप का एरिया ए नॉट है, और ये जो पूरा रिंग है और ये जो गैप है उसका लेंथ डी है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, चलो कोई बात नहीं, गेस करो, चलो ज्यादातर लोग बताओ क्या होगा, चलो चलो गेस करो, जल्दी बताओ जल्दी, कितने लोग बोल रहे हैं आंसर डी होगा, अब ये क्या बात है, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो,
चलो बताओ, अब बताओ तो फिर क्या, दूसरा कोई ऑप्शन तो बताओ कोई, सारे ले लो, ये क्या हाँ देख लेते कि नहीं, एक बताओ अपना, एक। डी ना, लॉक करें। बच्चों देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर ये मेटल एक्सपैंड करेगा तो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो ए नॉट कम होगा, तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। अब बताओ दूसरा वाला, दूसरे वाले में तो लास्ट वाले टिक किया, लेकिन बच्चों इसका करेक्ट आंसर इज ए। ऐसे मत देखो ऐसे मत देखो, करेक्ट आंसर इज ए नॉट विल इंक्रीज एंड डी विल इंक्रीज, लेकिन क्यों, बट वाई? देखो सुनो ध्यान से इधर, बेटा ऐसा हमने सोचा कि ये गैप में मेटल एक्सपैंड करना चाहिए जिसके कारण इसका एरिया कम होना चाहिए, लेकिन सुनो, अगर आपकी बात को हम सही मान लेते और एरिया थोड़ी देर के लिए कम कर देते, आपकी बात मान के, ठीक है, तो बच्चों एरिया थोड़ी देर के लिए कम करते, तो मान लो पहले दो मॉलिक्यूल थे, एक राम और एक श्याम, ठीक है, इनके बीच में कुछ दूरी थी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इनके बीच की दूरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन सब का बेसिक शुरू से क्या बताया था, हर दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे राम और श्याम के बीच की भी दूरी बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपने एरिया कम कर दिया तो राम और श्याम के बीच की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे ना, छोटा एरिया होगा तो सर्कल छोटा हो गया ना, तो ये राम और श्याम एक दूसरे के पास नहीं आ जाएंगे, तो आपका ये लॉजिक रिजेक्ट हो गया पहला। तो इसका आंसर क्या है, तो देखो एक बात बताता हूं, इसमें याद रखना, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। जब कभी भी आपको थर्मल में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसा समझ लेना कि उसका फोटो खींच के जूम करना है, जूम करने पे जो होगा वही टेम्परेचर बढ़ाने पे होगा। ये जेई का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी है, जैसे अगर आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें आप ये सोचना है ये फोटो है, इसको टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, जूम कर रहा है। जब आप किसी चीज को जूम करते हैं तो हर दो पॉइंट के बीच का दूरी बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वही होता है, तो इनडायरेक्टली फोटो खींच के जूम करना, तो जूम करोगे सब कुछ बढ़ेगा, ये ए भी बढ़ेगा, पूरा साइज भी बढ़ेगा, यहां भी ये डी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना, ये फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, ये वर्ड याद रहना चाहिए, ये जेई का क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ी था, समझ रहे हो, लेकिन ये याद रखना, आप गलती मत करना आगे, ठीक है ना। आगे चलें, एक और क्वेश्चन, थ्योरेटिकल, फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो एक कंटेनर है बच्चों, ये कंटेनर है, मेटालिक कंटेनर है, ठीक है ना, इसका आपको अल्फा दे रखा है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा गया है, इस कंटेनर के अंदर क्या भरा गया, लिक्विड, बिल्कुल ब्रिम तक भरा गया, ऊपर तक भरा गया, बिल्कुल ब्रिम तक एक लिक्विड भरा गया, इसका गामा आपको दे रखा है, तो इसमें लिखना है लिक्विड विल ओवरफ्लो, लिक्विड विल ओवरफ्लो, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ओवरफ्लो, लिक्विड विल ओवरफ्लो इफ पहला गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, दूसरा गामा इज ग्रेटर देन 3 अल्फा, तीसरा गामा इज लेस देन 3 अल्फा, चौथा नेवर, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगेगा। लिक्विड ओवरफ्लो इफ गामा इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इज ग्रेटर देन 3 अल्फा, गामा इज लेस देन 3 अल्फा, बोल सेकेंड, हाँ बोलो बोलो, लॉजिक लॉजिक, देखो देखो इधर, तो आंसर क्या है, सेकेंड, करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। सुनो इधर ध्यान से, बेटा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंटेनर भी इंक्रीज करेगा और लिक्विड भी इंक्रीज करेगा, कंटेनर और लिक्विड दोनों इंक्रीज करेगा, तो अगर दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज किए तो लिक्विड कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा, ओवरफ्लो कब करेगा, जब लिक्विड ज्यादा इंक्रीज करे, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज करे और कंटेनर का वॉल्यूम कम इंक्रीज करे, तो बेटा अल्फा दिया था तो वॉल्यूम के लिए 3 अल्फा करना पड़ेगा ना, तो यानी जब लिक्विड ओवरफ्लो करेगा तभी जब गामा की वैल्यू इसके 3 अल्फा से ज्यादा हो, यानी करेक्ट आंसर ये वाला होगा, दोनों इनके। अच्छा बताओ लेवल अगर बोलता है नीचे चला गया
तब क्या होता, लेस देन वाला होता है। यानी कंटेनर बहुत तेजी से बढ़ा, लिक्विड उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया। ठीक है ना, तो ये नोट कर लो। ब्रेक चाहिए, छुट्टी 6 बजे। हाँ, कुछ भी तो नहीं पढ़ा। 5 मिनट, 10 मिनट में ब्रेक में क्लास ही खत्म है 6:30 पे। हाँ ये बढ़िया, हाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 6:20 तक क्लास छोड़ देंगे। 6:25 कर लो चलो। ठीक है, अब थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ना बाकी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बच्चों लिखो अब इसके बाद, चलो कुछ छोटा छोटा बात करते हैं। थर्मल पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे आपको पता होंगे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए छोटी छोटी बातें करते हैं। थर्मल पॉइंट्स, पहला बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पता है सबको? नहीं बताऊंगा, अरे पता है ना, गधे हो क्या तुम, समझ रहे ना? फ्रीजिंग पॉइंट पता है ना, लिक्विड टू सॉलिड, जिसे फ्रीज हो जाए, नाम में छुपा फ्रीज हो जाए। दूसरा मेल्टिंग, खुद लिख लेना, मैं नहीं बता रहा। मेल्टिंग पॉइंट पता है ना? हाँ, लिक्विड टू सॉलिड, अरे इट इज द टेम्परेचर एट विच, अब ये तुम लोग मत करो यार ये सब। दूसरा क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, फेज चेंज होगा यहाँ पे। बताओ दोनों सेम होता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है क्या? पानी का तो सेम होता है, 0 पे वाटर फ्रीज भी होता है, 0 पे मेल्ट भी होता है। अरे उससे मतलब नहीं, मुझे ये बताओ कि सारे लिक्विड के लिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा क्या? नहीं ना, ऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड्स है जिनके मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, वाटर का है दोनों सेम होता है, समझ में ना? तीसरा, अरे इसमें एक और चीज बताना था, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एक चीज लिखो, रिगिलेशन, 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 मेल्टिंग पॉइंट के अंदर रिगिलेशन, रिगिलेशन, रिगिलेशन लिखो। डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट of a solid due to pressure, decrease in the melting point of a solid due to pressure, due to pressure is called regulation. Decrease in the melting point of solid due to pressure is called regulation. Decrease in the melting point of solid due to pressure is called regulation. Due to pressure is called regulation. देखो ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। चलो बच्चों, दो ऐसे टेबल ले लो, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, इस टेबल पे आइस का इस तरह से स्लैब रख दो, आइस का स्लैब पता ना, बड़ा वाला, हाँ सिल्ली, आइस का स्लैब रख दो। फिर वो पतंग उड़ाने वाला मांझा आपको पता है, मांझा का एक टुकड़ा लो, उसके एक तरफ एक ईंट लटका दो और दूसरी तरफ एक ईंट लटका दो, जितना वो सह सके, मुझे पता है तो, आधा आधा, हाँ जाओ सप्तम देख के आओ, क्लास के बाद सर पक्का, हाँ पक्का, चलो अच्छा देख लेते यार पर, हाँ ठीक है ना, इधर ध्यान दो। कितना भी नॉइज कैंसिलेशन करोगे फिर भी वो आ ही जाएगा आवाज। देखो बच्चों इधर, अब इस मांझे को क्या करो, इसके ऊपर ऐसे डाल दो, और एक ईंट इधर और दूसरा ईंट पीछे से आके इधर, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? अरे ऐसे टेबल है, टेबल है, दो टेबल है, ऐसे रख दो उसके ऊपर क्यूब,
उसके ऊपर मांझे को ऐसे रख दो। कहाँ? हाँ नहीं बोलो 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 बोलो। ईट है ना ये दोनों ईट, ये डायग्राम इधर इसी को इस पे लटका देना है। तो बताओ क्या होगा? अच्छा, तुम मतलब लाल मिर्च में ईंट खाते हो? कोई बात नहीं, छोड़ो, छोड़ दो छोड़ दो। एग्री कर रही? एक सुनो इधर ध्यान से, बताओ यहाँ क्या होगा? बताओ क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। हाँ क्या होगा यहाँ पे बताओ? बीच से आइस कट हो जाएगा और दो टुकड़ों में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक, ये जो दोनों ईंट है नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये आइस ऐसे ही रहेगा। कैसे? देखो ध्यान से, यहां पे प्रेशर पड़ेगा, आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होते ये थ्रेड अंदर चला जाएगा, प्रेशर खत्म हो गया, आइस दोबारा से फ्रीज हो जाएगा। फिर नीचे प्रेशर पड़ेगा, मेल्ट होगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर से मतलब प्रेशर पड़ते ही मेल्ट होगा, ये थ्रेड नीचे जाएगा और ऊपर से जुड़ता जाएगा, ये पूरा का पूरा रस्सी नीचे निकल जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। तो प्रेशर के कारण क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हुआ, जिसके कारण ये नीचे की तरफ गया। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब प्रेशर पड़ेगा तो मेल्ट हो जाएगा, कोई भी अगर सॉलिड है। हर मुस्कुराओ, क्यों खुल के मुस्कुराओ, ऐसे ऐसे में और थोड़ा सा 20% मुस्कुरा के रुक जा रहा है, ठीक है ना बच्चों? इसीलिए देख तो वो हस्कीज डॉग होते हैं ना कोल्ड कंट्रीज में, हस्कीज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हस्कीज? अरे दोनों में अंतर होता है भाई। हाँ तो क्या दिक्कत? अरे वो जो कौन सी स्लेज क्या बोलते हैं, गाड़ी को क्या बोलते हैं इसको? स्लेज, स्लेज बोलते हैं ना। तो तुमने देखा, अच्छा स्लेज में पहिया नहीं होता, देखा ना सेंटा वाला? हाँ सही बात है, स्लेज में पहिया नहीं होता, पता है ना आपको? फिसलती, नीचे क्या होता है? ब्लेड होता है, नीचे क्या होता है? ब्लेड। तो ब्लेड क्या करता है? स्नो पे प्रेशर अप्लाई करता है, सुनो ध्यान से, ब्लेड स्नो पे प्रेशर अप्लाई करता है और स्नो मेल्ट होता है, जिससे वो स्किड करता है। ऐसा नहीं वो हस्की डॉग के साथ अत्याचार नहीं हो रहा होता है, फ्रिक्शन डिक्रीज कर रहा होता है। अरे छोड़ो यार, कुछ भी होता है, हमको क्या करना है, कुछ भी होता होगा। तुम कॉन्सेप्ट को समझो ना, तुम छोड़ो इसकी बात को। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत बताओ इसमें? ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। नहीं, तुम तुम स्नो कहां से लाओगे? स्नो कहां से लाओगे? ठीक है चलो, इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कैसे कर सकते हो, ठीक है ना? तो दिखाऊं मैं क्या? रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। नहीं दिखाऊंगा, आगे पढ़ा लूं। एक दो, रेगुलेशन, ठीक है ना? क्या कह रहे हो? हेलो, ये तो मैंने ऑन भी नहीं करा था, ये ऑन हो गया यार। तुम लोग लग रहा अब यही खत्म करना चाहोगे। क्या कह रही है कि चैनल है यहाँ? हाँ यार कम होनी चाहिए।
देखो वहां आयरन और आर्यन का हाथ है उधर। एक हते शांत रहो, मुझे खोजने दो वीडियो कहाँ गया वो। नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाया जाएगा। देखो ये ध्यान से सुनो, ये आइस दिख रहा है ना, आइस क्यूब है। एक बार देखो तो इसको, ये आइस क्यूब है, ये थ्रेड लिया है जो कपड़ा सिलने के लिए यूज होता है ना, वो उसको दबाता है, ऐसे दबाया। थोड़ी देर वेट करो, 5 मिनट, वेट फॉर 5 मिनट। रुक जाओ ध्यान से, वो पूरा थ्रेड अंदर चला जाएगा, ऊपर से आइस लॉक हो जाएगा, पूरा थ्रेड अंदर चला जाएगा। लॉकेट, टेम्पररी लॉकेट। समझ में आएगा नहीं आया? बच्चे ऊपर से फ्रीज क्यों हुआ? बिकॉज ये रेगुलेशन, ठीक है। ये डायग्राम है वो, देखो कितना टाइम हो रहा है। अरे कहाँ, अभी तो कुछ नहीं, अभी बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट, गधा कहीं का तुम लोग। लिखो, इट इज द टेम्परेचर एट विच, इट इज द टेम्परेचर एट विच, इट इज द टेम्परेचर एट विच, इट इज द टेम्परेचर एट विच। अरे लिखो, मैं ये नहीं लिखवा रहा, सॉलिड गैस से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस। वो इंतजार करेंगे, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, लिक्विड से वेपर हो जाएगा। अरे कुछ और लिखवा रहा हूं मैं, नहीं तो इट इज द टेम्परेचर एट विच, इट इज, तुम लोग क्या इंतजार करोगे, लिक्विड से वेपर लिख के खत्म हो जाएगी आज की क्लास। इसके अंदर फिनोमेना है। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, it is the temperature at which vapor pressure of the liquid become equal to, become equal to the atmospheric pressure. It is the temperature at which vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure. It is the temperature at which vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure. देख लिया? और इसी में लिखना, at this temperature liquid convert into gas, at this temperature liquid convert into gas. बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे कम लोग इसको समझ पाते हैं। देखो इधर, बॉइलिंग कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में, वैसे बोलोगे। देखो इधर ध्यान से बेटा, जैसे आप किसी चीज को हीट करते हैं, दो प्रेशर होता है, एक होता है लिक्विड के ऊपर का प्रेशर, जिसको मैं अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा हूं, और एक प्रेशर नीचे से ऊपर लगता है, जो लिक्विड निकलना चाहता है, जो स्टीम ऊपर आना चाहता है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। तो बच्चों दो प्रेशर होता है, ये पी नॉट क्या है, तो पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये पीवी क्या है बच्चों, तो पीवी है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है। तो बच्चों क्या होता है बॉइलिंग जब होता है, अच्छा एक और बात, ये जो पीवी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जो भी लिक्विड का टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, पीवी वेपर प्रेशर। फॉर बॉइलिंग, फॉर बॉइलिंग पीवी शुड बी इक्वल टू पी नॉट। बॉइलिंग तभी होगा जब पीवी और पी नॉट इक्वल हो जाए। तो बच्चों बॉइलिंग का रिलेशन टेम्परेचर से नहीं है, डायरेक्ट रूप से, बॉइलिंग का रिलेशन डायरेक्ट रूप से प्रेशर से। बॉइलिंग का रिलेशन किसके साथ है? प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन नहीं है। हाँ, सारा केस अभी बताते हैं, अभी इतना लिख लो, फिर इसमें 3 केसेस से बताते हैं। एक वीडियो भी है। गधा कहीं का, अब ठीक है, फिर से गलत लिखा था मैंने, कुछ नहीं।
आज दरअसल क्या होगी, मैं नीट का भी पैटर्न, नीट के पैटर्न बाकी एनटीए की स्टडी कर रहा था, क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ है, तो नीट वाला मैच बहुत देख रहा था आज। मतलब अभी क्लास के पहले आपके तो नीट का स्टडी कर रहा था, एनटीए का पैटर्न क्या चेंज हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, जब उसमें स्टडी कर रहा था, तो इसलिए बायो बायो इतना दिमाग में चला गया कि क्या होता है। ठीक है चलिए, हो गया ना, वीडियोज नहीं मिल रहे, लिख लिया। अब इसके केसेस सुनो, फिर वीडियो अगर मिलेगा तो दिखा देंगे। हो गया, लिख लिया सबने, केसेस देख लो फिर वीडियो दिखा दो। शायद डिलीट हो गया, चलो इधर देखो केसेस, देखो केसेस। बेटा इसमें देखो, जब हम प्लेन एरिया में होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम होता है, पता है ना, 1 एटीएम या 10⁵ पास्कल। तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, इसलिए बॉइलिंग होता है। लेकिन बेटा अगर मैं माउंटेनियस रीजन में चला जाऊं तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, कम हो जाता है कि नहीं। तो बेटा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो पहले 100 पे जाके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा था, अब बच्चों हो सकता है कि 95 पे ही बराबर हो जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। पहले 100 पे जाके बॉइलिंग और ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता था, लेकिन माउंटेनियस रीजन में, इसको ध्यान से समझना बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि हाइट है ना, ऊंचाई है ना, तो यानी कम टेम्परेचर पे ही अब पीवी पी नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो वहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा 95। तो कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग होने लगा। तो अगर कोई भी आपको किसी भी चीज को कुक करना है तो आपको जरूरत किसकी होती है, टेम्परेचर की, किसी भी चीज, टेम्परेचर की, टेम्परेचर की। समझ में आया ना, इधर ध्यान दो, उधर इधर सुनना ज्यादा जरूरी, उधर का छोड़ दो। बेटा अगर किसी भी चीज को आपको कुक करना है तो टेम्परेचर होती है, जरूरत होती है हमें टेम्परेचर की, ना कि बॉइलिंग की। जैसे 95 पे अब बोलोगे सर बॉयल हो रहा है तो अच्छी बात है और आराम से जल्दी खाना बन जाएगा क्योंकि 95 पे बॉयल हो रहा है। तो बच्चों मैं इतना बता दूं, बॉयल अभी भी कोई चीज हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा उसमें अगर जैसे मान लो बॉटल है किसी के पास ट्रांसपेरेंट वाला, दे दो, देना जरा। गधा कहेगा इसमें क्या हो। देखो जैसे बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि इसके ऊपर से मैं ये एयर निकाल लूं, ठीक है, वैक्यूम सक्शन पंप से, तो इसी टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करने लगेगा, खौलता हुआ दिखेगा इसी टेम्परेचर पे। तो क्या इसका मतलब इसका टेम्परेचर हाई है, नहीं, इसका ढक्कन खोल के आप पी सकते हो इसको, लेकिन अभी भी आपको खौलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग का रिलेशन टेम्परेचर से नहीं है। अगर ऊपर का एयर निकाल दोगे तो कम टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं कोल्ड बॉइलिंग। क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड बॉइलिंग। इवन बच्चों बॉइलिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाएगी। बस ऊपर का क्या करना है, बॉइलिंग के लिए करना क्या है, दोनों प्रेशर को इक्वल करना है ना, तो ऊपर वाले को एकदम खत्म कर दो, तो हमेशा नीचे वाला उससे ज्यादा होगा तो बॉइलिंग होती रहेगी। तो इसका मतलब थोड़ी है कि 30 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग होने लगा, राइस डाल दिए, एक आध महीने में नहीं बनेगा, बल्कि सड़ जाएगा उसके अंदर। समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर कोई भी चीज हमें कुक करना है तो उसके लिए हमें बॉइलिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक है ना। और बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे होगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर प्रेशर क्या है उसके ऊपर। तो देखो प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बन जाता है कोई चीज, जैसे अगर प्रेशर कुकर में आप कुक करते हो राइस वगैरह तो जल्दी क्यों कुक हो जाता है, तो बेटा प्रेशर कुकर में क्या होता है, ये कंटेनर क्लोज रहता है, तो कंटेनर अगर क्लोज रहेगा तो ऊपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा ना, जैसे वेपर जाके ऊपर इकट्ठा होंगे, ये सब वेपर जाके ऊपर इकट्ठा होंगे तो ऊपर का प्रेशर क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो उसको मैच करने के लिए ये वेपर प्रेशर और बढ़ाएगा टेम्परेचर को, यानी इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो क्योंकि ऊपर का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग होने लगेगा 120 डिग्री सेल्सियस पे, 110 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉइलिंग होगा तो खाना तो जल्दी बनेगा। जैसे अगर आप कोई ओपन कंटेनर में राइस कुक करते हो तो 20 मिनट लगता है, किसी ने कुक किया है, ओपन कंटेनर में कुक करोगे तो 20 मिनट लगेगा, लेकिन अगर प्रेशर कुकर में कुक करोगे तो हार्डली 5 मिनट लगेगा। रीजन क्या है,
प्रेशर कुकर में ऊपर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग हाई टेम्परेचर पे होता है। क्यों? ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको मैच करने के लिए पीवी और बढ़ेगा, पीवी और बढ़ने के लिए टी की वैल्यू और बढ़ेगी, तो बॉइलिंग हाई टेम्परेचर पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और इसी का उल्टा कहां होता है? माउंटेनियस रीजन में। तो बॉइलिंग का रिलेशन केवल और केवल प्रेशर के साथ है, ना कि टेम्परेचर के साथ। ठीक है ना? इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मतलब जो बात मैंने बोली है वो सही है, अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे? तो मैं एक्सपेरिमेंट एक बताता हूं। जैसे आप वैक्यूम कैसे क्रिएट करोगे? वैक्यूम क्रिएट करने की बात है ना, गधा कह रहा है ऐसे नहीं क्रिएट हो पाएगा। सुने ध्यान से, सिरिंज ले लेना। सिरिंज जानते हो? हाँ, ए गधे इधर ध्यान दो। देखो ये सिरिंज है, इसका नीडल निकाल लेना, फिर उसके बाद डॉक्टर जैसे उसमें वाटर लेना और एयर निकाल देना। अरे एयर निकालने जानते हो ना, कभी इंजेक्शन वगैरह लग, अरे ऐसे करके वो लिक्विड निकालता है जिससे एयर बबल जो ट्रैप रहता है, फिर ऐसे भी करता है, देखा है कभी? जिससे एयर बबल जो ट्रैप है वो बाहर आ जाए। तो पूरा एयर बबल जब निकल गया फिर इसको ऐसे बंद कर लेना, बंद कर लेना, ऐसे बंद कर लिया, एक दे बंद कर लिया इसको। अब इसके बाद इसको पीछे से खींचो, तो जब ये बंद करके यहां से आपने बंद कर दिया, अब इसको खींचो, तो बच्चों जब खींचोगे इसको तो पिस्टन नहीं जाएगा ऊपर, लेकिन फिर भी जबरदस्ती खींचो, तो यहां पे क्या होगा? जो एयर तो यहां पे जो क्रिएट होगा वो क्या होगा? वैक्यूम होगा ना। यहां पे जो क्रिएट होगा वो क्या होगा? वैक्यूम होगा ना। तो ये आपको ये जो सिरिंज में वाटर है बॉयल करता हुआ दिखेगा। सुनो, अरे इंजेक्शन ले लेना, उसमें पानी ले लेना, ठीक है? पानी लेके उसमें से एयर निकाल देना, एयर निकालने के लिए ऊपर करोगे एयर निकल जाएगा, फिर इसको ऐसे बंद कर लेना, बंद कर लिया फिर ऐसे कर लो, ऐसे करने के बाद खींचो उसको ऊपर, तो ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि एयर स्पेस मतलब गैप नहीं है, फिर भी खींचो, तो खींचोगे बेटा तो यहाँ पे खाली जगह बनेगा ना, तो इस खाली जगह में क्या बनेगा? वैक्यूम बनेगा, और ये वैक्यूम बनेगा तो ऊपर का प्रेशर क्या हो गया? लगभग जीरो, तो ये नीचे वाला लिक्विड आपको क्या दिखाई पड़ेगा? बॉयल करता हुआ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही वेपर ऊपर जाएगा खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। अच्छा तो एक्सपेरिमेंट अभी करोगे? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। मैं मैं सेंड कर दूंगा वीडियो, ठीक है ना? तो याद रखना, मतलब ये बात ध्यान रखोगे ना, ये अरे बच्चों ये तो लिख लो, अरे ड्राइंग बना के ये तो लिख लो। अरे ये अगर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुआ तो फिर सोचना, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ, समझ में आया सबको? ठीक है, रुको, अभी एक और क्लास करनी है, 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक ले लो। हाँ, करनी तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आज आज स्टार्ट कर देते हैं। जैसा बताओ, या टायर्ड हो गए हो तो फिर, अरे ज्यादा नहीं जाओ जाओ, तुम लोग टायर्ड हो गए हो, जाओ। लेकिन चलो जिसको जाना है चले जाना, बस आज बस क्या थोड़ा सा 20-25 मिनट 30 मिनट इंट्रोडक्शन, क्या क्या होता है, अगर एम्स में जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, क्या रैंक होगी, नीट में और जेई मेंस में आपको अगर एनआईटी जाना है तो कितना रैंक चाहिए, ठीक है ना? ये सब बताएंगे, रैंक वगैरह बताएंगे, और किसका कितना होगा ये सब चीज बताएंगे, ठीक है? अरे गधे कहेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो फिर भी लोन मिल जाएगा, पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, आज के लिए